नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट की, जो कि संबंधित है यूपीएससी या यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी के लिए। जो सभी अभ्यर्थियों का जो पेपर होगा उसमें पार्ट फर्स्ट कंपल्सरी होगा, जो कि संबंधित है जनरल नॉलेज से। तो ये पूरी सीरीज में प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को इसमें संकलित किया जाए जो आपके एग्जाम की तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं हमारी मदद करना, तो आपके यहाँ या आपके जाने वाले अन्य दोस्त जो किसी अन्य भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वनडे में जीके और जीएस पूछा जाता है, तो उनके साथ भी आप इस सीरीज को या इस पूरी टेस्ट सीरीज को शेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट को। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें ये सारे वीडियो में जोड़ता जा रहा हूँ जिससे कि एग्जाम से पहले तैयारी करने में आपको ज़्यादा कोई वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दिए गए ऑप्शन में लखनऊ, इंदौर, कोलकाता या भुवनेश्वर। तो जनवरी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये ओडिशा सरकार की साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच है, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह जो जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मुख्य अतिथि की अगर बात करें तो कौन थी? तो ये थी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि राष्ट्रपति हैं वर्तमान में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की। भारतीय प्रवासी दिवस हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2025 में अगर इस दिवस की थीम की बात करें तो वह है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हर 2 साल में ये दिवस मनाया जाता है। तो अभी 2025 में ये हुआ है, तो अब अगली बार कब मनाया जाएगा ये? 2027 में। पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2003 में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। भारत में मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक जो मूंगफली का उत्पादन है वो गुजरात राज्य करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्रमशः किसका स्थान आता है, तो इसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ये पूरा क्रम में, यानी गुजरात के बाद सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बाद तमिलनाडु में। ये क्रम है। मूंगफली की फसल को आप जो है 2 फसलों के अंतर्गत उगा सकते हैं, खरीफ के अंतर्गत भी, खरीफ फसल के अंतर्गत भी और रबी फसल के अंतर्गत भी। अवस्था में तरलता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन से कदम सहायक हैं? देखिए यह प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान दे लीजिए। अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हेतु पूछा जा रहा है कौन कौन से जो है कदम सहायक है। तो एक एक देख लेते हैं। रेपो रेट में वृद्धि, ये सहायक नहीं है। रेपो रेट में गिरावट सहायक है। नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि सहायक नहीं है, जबकि नगद आरक्षण अनुपात में गिरावट ये सहायक है। तो 2 और 4, यहाँ पे 2 नंबर वाले की बात करें और 4 नंबर वाले, ये 2 कदम जो है सहायक है अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई से उधार मिलता है। जब रेपो रेट अधिक होता है तो उधार लेना महंगा हो जाता है, और इस स्थिति में व्यवसाय अपने निवेश में देरी या कटौती कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो पैसा मिला, मतलब जो अगर हमें धन की आवश्यकता है व्यवसाय के लिए और हमें महंगे ब्याज पे मिला, तो कोशिश करेंगे हम उसको अवॉइड करेंगे। इसके विपरीत जब रेपो रेट जो है कम हो जाता है, तो कम रेपो रेट व्यवसायों को उधार लेने और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये रेपो रेट की बात हो गई। यानी रेपो रेट में अगर गिरावट है तो अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि देखने को हमें मिलती है। इसी तरीके से अगर हम नगद आरक्षण अनुपात, जिसको हम CRR के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? CRR, नगद आरक्षण अनुपात की बात कर लें तो नगद आरक्षण अनुपात जो है किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा नकदी के रूप में, रिजर्व के रूप में बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। मतलब ये आदेश दिया जाता है RBI के द्वारा कि आपके पास जो भी धन है उसका कुछ हिस्सा आपको जो है नगद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना है। जब नगद आरक्षण अनुपात यानी CRR कम हो जाता है तो इस स्थिति में बैंकों को अन्य व्यवसाय में निवेश करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, क्योंकि उन्हें आरबीआई के पास कम राशि रखने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, किसने परिभाषित किया कि शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच काल्पनिक संबंधों की एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक जांच है? तो ये कथन है कर्लिंगर का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भास्कराचार्य की कृत लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो लीलावती पुस्तक है, पहले तो याद समझ लीजिए, ये जो है गणित और खगोल विज्ञान की एक प्राचीन पुस्तक है। और इसको कब लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा जो है वर्ष 1150 ईस्वी में। संस्कृत में इसमें को लिखा गया था और इसमें कहीं ना कहीं प्रयास किया गया था, जो भास्कराचार्य जी ने प्रयास किया था कि अपनी पुत्री के विषय में गणित के लिए एक ऐसा ग्रंथ लिखने की जिससे कि लीलावती को भविष्य के लिए हमेशा के लिए अमर किया जा सके, और शायद काफी हद तक सफल भी रहे। इसलिए शायद आज हमने लीलावती के नाम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न में। तो भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा जो है 1150 में संस्कृत में लिखी गई लीलावती जो गणित और खगोल विज्ञान पर एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 13 अध्याय, कितने अध्याय? 13 अध्याय, और 13 अध्याय के अंतर्गत 625 श्लोक हैं और यह सिद्धांत शिरोमणि का भी एक हिस्सा है। लीलावती भास्कराचार्य की बेटी का नाम था और 1842 में, देखिए अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था लीलावती का? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था लीलावती का अबुल फैजी का, जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे, अबुल फैजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक की बात कर लें तो लाला लाजपत राय जी की प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1928 के भारत और विश्व समाज को समझने में सहायक अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा जो है विदेशी पत्रकार कैथरीन मियो की पुस्तक मदर इंडिया। देखिए, मदर इंडिया जो पुस्तक है, आप इस बात को समझिए, जो मदर इंडिया पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एक ब्रिटिश पत्रकार थे, कैथरीन मियो। कौन? कैथरीन मियो। उन्होंने मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी जो कि भारत की स्वतंत्रता के विरोधी लोगों के धन से छपी थी और जिसमें भारत में केवल सरासर अज्ञानता और गंदगी का ही वर्णन किया था। कुछ करारा जवाब देने के लिए लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा। और यह पुस्तक उस समय का जो दृश्य था 1928 के आसपास का, उस समय का अगर आपको पूरा वर्ल्ड और भारत समझना है तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। लाला लाजपत राय की अन्य पुस्तकों की बात करें जो काफी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उनके कुछ नाम है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड का भारत पर ऋण, द मैसेज ऑफ द भगवद गीता, छत्रपति शिवाजी, लाला लाजपत राय, द मैन इज इन हिज वर्ड्स एंड योगीराज श्री कृष्ण। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर देखिए कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनके सामने का सन दिया गया है और आपको बताना है कौन सी घटनाओं में सही नहीं है। तो पहले एक एक देख लेते हैं। पहला, पृथक निर्वाचनों का आरंभ 1909, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस लीग समझौता हुआ था 1916 में, ये भी सही है। और मुक्ति दिवस 1939, ये भी सही है। सांप्रदायिक अवार्ड 1935 में न होकर के ये सही सन होगा 1932, 1932। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसी के बाद 16 अगस्त 1932 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी जिसके तहत भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति का ही एक उदाहरण था। इस पुरस्कार ने भारत में विवाद और विभाजन को जन्म दिया था। इस पुरस्कार के बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो है एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं और जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था। तो सांप्रदायिक अवार्ड 1935 न होकर के 1932 होगा। बाकी ईयर जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कि अलग अलग मंदिर के नाम दिए गए हैं तो हम एक एक देख लेते हैं। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है। एंड भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश, ये भी सही, ऑप्शन डी। कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। राज रानी मंदिर यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। तो राजरानी मंदिर कहाँ है? तो राजरानी मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। आपको याद रखना कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। देखिए, जो राजरानी मंदिर है यह एक 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर, राजरानी मंदिर एक 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे मूल रूप से इंद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
राजरानी मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण सुस्त लाल और पीले बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसे स्थानीय लोग राजा रानी के नाम से पुकारते हैं। यानी जो राजरानी मंदिर है इसके निर्माण में जो सुस्त लाल और पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, इन पत्थरों को वहां के लोग जो है राजा रानी के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम राजरानी मंदिर है, राजा रानी मंदिर रखा गया है। राजा रानी मंदिर का निर्माण पंचराट शैली में किया गया है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 18 से 20 जनवरी तक उड़ीसा सरकार का पर्यटन विभाग मंदिर में राजा रानी संगीत समारोह का आयोजन करती है। इसके बाद देखिए श्री विद्याशंकर मंदिर जो है भारत के कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में श्रृंगेरी में स्थित है। मंदिर का निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में द्रविड़ शैली में किया गया था। किसका? श्री विद्याशंकर मंदिर का। ठीक है। इसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मध्यकालीन काल के संरक्षित मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरणों में एक है। अपने उत्कृष्ट संरक्षण और चंदेला संस्कृति की गवाही के कारण इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कंदरिया महादेव मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1986। और इसके बाद भीमेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में भीमेश्वर मंदिर, जिसे चालुक्य भीमेश्वर मंदिर या कुमार राम के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी गोदावरी जिले के समालकोटा में स्थित और भगवान शिव को समर्पित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 14 फुट ऊंचे सफेद क्रिस्टल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण जो है चालुक्य राजा चालुक्य भीम प्रथम द्वारा 9वीं शताब्दी के अंत में कराया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे विभिन्न मंदिरों के संदर्भ में। ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो देखिए जो ट्राइसेम कार्यक्रम है इसका संबंध रोजगार है ग्रामीण युवकों से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, यानी जिसको ट्राइसेम, ट्राई यानी टी फॉर, देखिए आप में ट्राई, आप इसको इंग्लिश में देख लिए TRYSEM। ठीक है। इसमें टी मतलब ट्रेनिंग, ऑफ आर रूरल, वाई यूथ, एस यूथ फॉर एस सेल्फ, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट, EM से एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से पूरा बना हुआ ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए इसका जो उद्देश्य था यह था कि जो ये गरीब युवक है, ग्रामीण युवक, इन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाए। तो देखिए आपके इकाई 6 में गरीबी से संबंधित पाठ्यक्रम में है, तो वहां पर ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह क्वेश्चन अन्य भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? पंतनगर, अहमदाबाद, पुडुचेरी या लखनऊ में? तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वर्ष 1974 में, कब? 1974 में। और कहां पर इसको स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था पुडुचेरी में। और यह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम विषयगत विश्लेषण में मदद कर सकता है? डेवल, इपीडेटा, इज इंडेक्स या मैक्सडा? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर बात की जा रही है कि विषयगत विश्लेषण में एनालिसिस में निम्नलिखित में किस डेटा को उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। यहाँ पर MaxQDA ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिसर्च एनालिसिस में वर्क करता है। इसकी मदद से एनालिसिस किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, देखो DeepL ये आपकी एक तरीके से हो जाएगी, वो कंपनी का नाम है। इपीडेटा एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा एंट्री संबंधित है, और ये जैन इंडेक्स से भी एक कंपनी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपी मातृभूमि योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए जो यूपी मातृभूमि योजना है उसे 2021 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यूपी मातृभूमि योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 सितंबर 2021 में, कब? 15 सितंबर 2021 में
इसका उद्घाटन किया था। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने गांव का विकास करना चाहता है तो वह विकास के लिए 60% राशि देकर इसमें योगदान दे सकता है। बची हुई 40% राशि सरकार खर्च करेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होता है, या इसके लिए अगर इस योजना में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा या रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? महाजनी प्रथा यानी सूदखोरी की प्रथा। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, जो हमारा सतपथ ब्राह्मण है। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन किस नाम से हमें मिलता है? कुशीदिन, याद रखिएगा, कुशीदिन, जिसका अर्थ होता है सूदखोर। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में कुदीसिन अर्थात सूदखोर नाम से मिलता है। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसकी रचना स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने की थी। कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति संबंधित है कोयला खनन, फल उत्पादन, मांस उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से। तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है संबंधित है फल उत्पादन से। देख लीजिए इसमें क्या है कि भारत में 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति कहा जाता है, जो फलों, शहद और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित है। और निरपक टूटेज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये नाम आप याद रखिएगा, निरपक टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से, शहद उत्पादन से, और बागवानी के अंतर्गत ही फल आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि दिसंबर 2024 में जारी हुई है के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है भारत में? तो देखिए जो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार जो कि दिसंबर 2024 में जारी हुई है के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। कितना है? 25.17% है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर ले, केवल आपसे पूछा जाए कि कुल वन आवरण कितना है, तो अगर कुल वन आवरण की बात कर लेंगे जिसमें केवल वन शामिल किए गए हैं। देखिए वृक्ष कुल वन और वृक्ष आवरण, इसमें वृक्ष वन के अतिरिक्त जो तितर बितर वृक्ष लगे उनका भी आकलन इसमें कर लिया जाता है, लेकिन कुल वन आवरण में केवल वन का क्षेत्रफल इसमें लिया जाएगा। तो कुल वन आवरण जो है वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। यानी केवल वन पूछा जाए भारत में तो 21.76% पे, जबकि वन और वृक्ष का आवरण पूछ लिया जाए तो ये लगभग 25.17 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 2021 की तुलना में देश में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर ये परसेंटेज की बात करें तो करीब 0.55% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8,27,357 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्व निर्धारित प्रश्नों का एक सेट और रिकॉर्डिंग की अत्यधिक मानकीकृत तकनीकें शामिल होती हैं? तो इसमें जो संरचित साक्षात्कार होता है, इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों का एक सेट और रिकॉर्डिंग की अत्यधिक मानकीकृत तकनीकें इसमें शामिल की जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लें
कि संरचित साक्षात्कार क्या होता है। तो साक्षात्कार जिसमें प्रश्नों का एक सेट एक मानकीकृत क्रम में पूछा जाता है, उसे संरचित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। एक जैसे प्रश्न पूछने से साक्षात्कारकर्ता के लिए समीक्षा करने हेतु एक समान संदर्भ में समान प्रकार के उत्तर एकत्र करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 51, 55, 59 या 82? तो इसमें राइट आंसर ए होगा अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करने तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगा, ऐसा वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51 में। भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? देखिए, जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52 जो संविधान संशोधन था, जो कि हुआ था 1985 में। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून। किसको कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1985 में। अच्छा, दल बदल कानून होता क्या है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है और वह किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर सकता है यदि वह ऐसे नहीं किसी को घोषित कर दे। उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यानी कोई सदस्य वो चुनाव जीत के आया निर्दलीय और बाद में जाके किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसको आयोग घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें सदन के अध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है कि वह सदस्य को अयोग्य करार दे दे। तो ये फैक्ट्स थे दल बदल विरोधी कानून जो क्या था 1985 में। संविधान संशोधन कौन था? तो यह था 52। 52वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोबाइल उपकरणों को इंटरनेट संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है? टीसीपी, एचटीटीपी, डब्ल्यूएपी या आईएसपी? तो दिए गए ऑप्शन में जो वैप है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप, यानी इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो डब्ल्यू से वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जो मोबाइल डिवाइस को इंटरनेट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह मोबाइल डिवाइस पर सहज सुरक्षित ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करने के लिए WML, WAP गेटवे, WAP स्टैक, WAP ब्राउजर और WTLS जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करता है। तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा वेब। वेब वह युक्ति है जिसके द्वारा मोबाइल उपकरणों को इंटरनेट संसाधनों तक पहुंचने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक में पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जो पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इसके लेखक हैं लाप्लास। तो लाप्लास ने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना की बात की है, जिसके अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण एक विशाल घूर्णन धूल और गैस के बादल, जिसे हम सौर निहारिका के नाम से जानते हैं, से हुआ है, जो सूर्य के चारों ओर था। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, निहारिका से। अब जो ये पुस्तक है, लाप्लास ने ये पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1796 में, 1796 में। कौन सी पुस्तक? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। किसके द्वारा लिखी गई थी? लाप्लास के द्वारा। अगला प्रश्न एनईपी से है।
एनईपी 2022 में किसके विकास पर जोर दिया गया है? तो देखिए एनईपी 2020 में अगर किसके विकास पर जोर दिया गया है, अगर मुख्य रूप से इसकी बात करें तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर दिया गया है एनईपी 2020 में। एनईपी देखिए क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे संबंधित लाने के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा शिक्षा के 10+2+3, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप देख लीजिए। ये जो है ये पैटर्न लिखा है 10+2+3 पैटर्न का सर्वप्रथम सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन डी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, मुंबई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो देखिए ये सुझाव दिया गया था 10+2+3 का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा, जिसका गठन हुआ था 1917 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी है? यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि है वो है आपकी 27.3 दिन, 0.3 यानी 1/3 के आसपास। 8 दूनी 16 तो 24, 8 घंटे से कुछ कम। तो दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। सौर कलंक का निर्माण कितने वर्षों के पश्चात होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं, सौर कलंक का निर्माण कितने वर्षों में होता है? तो ये होता है 11 वर्षों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बों को सनस्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूर्य की बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर पर दिखाई देते हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में हलचल के कारण बनते हैं। ये धब्बे आसपास के हिस्सों की तुलना में अधिक काले दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो तापमान है वो कम होता है, और तापमान कम होने की वजह से ही ये जो है काले दिखाई देते हैं। सनस्पॉट का सबसे काला क्षेत्र अम्बरा कहलाता है। अम्बरा के चारों ओर फिलामेंट जैसी संरचना का एक कम काला, अच्छी तरह से परिभाषित बाहरी क्षेत्र विकसित होता है, जिसे हम पेनम्बरा कहते हैं। क्या क्या हमने इसमें, एक तो अम्ब्रे या अम्बरा जो भी कह लिए, अम्बरा एम्ब्रे, और जो काला क्षेत्र होता है और उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पेनम्बरा। ठीक है। सूर्य के प्राकृतिक 11 साल के चक्र में जो सनस्पॉट है वो बढ़ते और घटते रहते हैं। सबसे कम सनस्पॉट वाले वर्षों को सोलर मिनिमम कहा जाता है, जबकि सबसे ज्यादा सनस्पॉट वाले वर्षों को सोलर मैक्सिमम कहता है। और यही जो सूर्य की सतह पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, इनको हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं, और इनका निर्माण होता है 11 वर्ष की अवधि में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक ज्ञान अनुसंधान में प्राथमिक चरण है? ऑप्शन है आपके अनुसंधान डिजाइन तैयार करना, ठीक है, अनुसंधान परिकल्पना विकसित करना, अनुसंधान समस्या का निर्माण करना या परियोजना का निष्पादन करना। देखिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्राथमिक चरण की हम बात कर लें तो सबसे पहले चरण तो यही होगा कि सबसे पहले समस्या तुम्हें पता चले। तो अनुसंधान जब हमें करना तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, उसी के बाद तो हमारा रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुसंधान समस्या का निर्माण करना। देखिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है, पहले नंबर पर आएगा समस्या का चयन, फिर आएगा साहित्य समीक्षा, फिर परिकल्पना निर्माण, फिर डेल्टा संग्रह, विश्लेषण, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन जैसे चरण शामिल होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है एजुकेशन सिस्टम से आप मान सकते हैं इसको, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यानी पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे पहले द ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता था, एक दूरस्थ शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में इंग्लैंड में। कब हुई थी? 1969 में इंग्लैंड में। यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है बहुत अधिक पुराना, 1969 में इंग्लैंड में हुई थी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसका मुख्यालय उस समय इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में है। यह विश्व का पहला दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। ठीक है। और सर उसका नाम भी ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसे पहले द ओपन यूनिवर्सिटी कहते थे। कंफ्यूज मत होइएगा। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस हम सभी लोग यूज करते हैं,
और जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है, यह एक अमेरिकी स्वामित्व वाली उपयोगिता वाली कंपनी है। कौन सी? अमेरिकी कंपनी है जो उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रणाली में 3 खंड होते हैं। पहला होता है अंतरिक्ष खंड, दूसरा होता है नियंत्रण खंड और तीसरा होता है उपयोगकर्ता खंड। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 1995, 93, 88 या 87। तो 1988 में जो मतदान की उम्र थी उसको घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके लिए देखिए भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61, ठीक है, 1988 में। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं को चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 326। तो एक ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है और पूछा जा सकता है। 28 क्वेश्चन एंड अगला क्वेश्चन है CSS का फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी से एक तरीके से क्वेश्चन है। देखिए सी का मतलब क्या होता है पहले आप देख लिया। सी का मतलब दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट मिल रहा है। कैस्केडिंग स्टाइल, हाँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके रिसर्च से है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक उपक्रम है जिसके उद्देश्य तार्किक तरीकों से नए तथ्यों या पुराने तथ्यों की खोज करना और उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारण संबंधी स्पष्टीकरणों और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों का विश्लेषण करना है। देखिए ये परिभाषा है और ये परिभाषा दी गई थी पीवी यंग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में ऑल 6 यूनिट मैंने कवर करने का प्रयास किया। मैंने प्रयास किया कि आपके सारे, चाहे वो करंट की यूनिट हो, पहली यूनिट, चाहे दूसरी आपका जो टीचिंग से संबंधित हो, चाहे तीसरी यूनिट हो आपकी जो आईसीटी उससे संबंधित, चौथी इन्वायरमेंट, पांचवी आपका सामान्य इतिहास भूगोल और छठी में सारा कुछ मिक्स है। तो सबको लेके बनाने का मैंने प्रयास किया है और मेरा प्रयास रहता है कि जो भी मॉडल पेपर बनाया जाए वो संतुलित ही बने। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ, कभी मैं उस पर सफल भी नहीं हो पाता हूँ। और देखिए पढ़ाने के दौरान मेरा प्रयास रहता है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो अप टू डेट हो, किसी तरीके की ह्यूमन बीइंग से गलती न होने पाए। अगर ऐसी भविष्य में कोई गलती दिखती भी है तो जो भी आप वीडियो देखें उसका कमेंट जरूर देख लें, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूँ, मैं भी डेटा कलेक्ट करता हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें सुधार संभव नहीं तो उसका बस एक ही रास्ता है कि अगर इस तरह कोई कमी मिले तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके पिन कर दिया जाए, जिससे कि सही चीज़ें से आप अपडेट रह सकें। दोस्तों आपके लिए छोटी सूचना है कि देखिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़े, वहाँ भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किया करता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, ग्रुप है एंड ब्लॉग चैनल है, उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम से पहले, तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज का एक मैंने कोर्स क्रिएट किया हुआ है, तो उसका जरूर आप लाभ ले लें अपने एग्जाम से पहले। मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा आप लाभान्वित होने वाले हैं। और खासकर अगर आपकी तैयारी है ठीक ठाक है, प्रैक्टिस के लिए आप उसे ले रहे हैं, तो उसमें जो मॉडल पेपर 1 लाइनर बेस्ड टेस्ट है उनमें जरूर आप उनको लगा लीजिएगा, पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि जो स्पेशली टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अगर उनको आप नहीं भी लगाते तो आपके मॉडल पेपर में जाके वो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। एंड आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।